ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਲੈਣ। सत समुद्रों पार देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हर शनिवार को जिस तरह तुहानू पता है कि साडे नाल वैसटर्न ओवरसीज़ तो साडे एक्सपर्ट जुड़ते हैं, खास करके आपां नू जानकारी दिंदे ने आईलैट्स नू लैके ते विदेश जाण नू लैके, मतलब कि विदेश जाण दे नाल जिहड़ा आईलैट्स दा एक जिहड़ा है बहुत वड्डा संबंध हैगा। इस चीज़ नू जानकारी देने दे लई अज एक दफा फिर साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहले तो सिंपी नंदा जी का मैं स्वागत करना चाहता। मैम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। हेलो सत श्री अकाल जी। तो उन्हां दे नाल ही साडे जिहड़े स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट ने, मतलब कि अगर तुसीं वीज़ा लवाना चाहते हो किसी भी कंट्री नू लैके तो उन्हां दे जिहड़ा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है साडे नाल प्रदीप सर ने। प्रदीप सर तुहाडा ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साडे स्टूडियो दे विच आउण लई। जी वेलकम जी। जिवें आईलैट्स नू लैके 1 तरीक नू इन्हां ने एक जिहड़ा बच्चों दे लई एक क्लास शुरुआत कीती सीगी, उहदे विच बड़े बच्चों ने पार्टिसिपेट कीता ते बड़े बच्चों नू उहनां दा फायदा भी होया। तो अगर तुसीं भी आईलैट्स करना चाहते हो तो वैसटर्न ओवरसीज़ दे ऑफिस दे विच आ सकदे हो, या किसी भी कंट्री दा वीज़ा लेना चाहते हो वैसटर्न ओवरसीज़ दे ऑफिस दे विच आ सकदे हो। इन्हां दे ऑफिसर्स दे एड्रैस लगातार स्क्रीन दे उत्ते जा रही है। सब तो वड्डी गल कि चंडीगढ़ 17 सैक्टर दे विच इन्हां दा ऑफिस है, जिहड़ा दूसरा ऑफिस है अंबाला दे विच ऑफिस है, ते कुरुक्षेत्र दे विच ऑफिस हैगा। एक बहुत वड्डा नाम है दोस्तों वैसटर्न ओवरसीज़ दा आईलैट्स इंस्टीट्यूट नू लैके प्लस स्टूडेंट वीज़ा नू लैके। तो शुरुआत मैं सिंपी मैम करना चाहना, जिवें तुसीं 1 तरीक नू एक आपां बच्चों की वर्कशॉप लगाई सी आईलैट्स की, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है, किस तरह के बच्चों नू किस तरह बच्चों ने उसका फायदा चुकिया? पहले तो सर जी बहुत बढ़िया रिस्पांस था, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा तरह से इनरोलमेंट दिया वहां पर जी। बट उसको देखकर जो रिस्पांस था दैट इज वेरी मच गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं थे। इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रहे थे, चाहे वो मेरे पास जलंधर से आए थे स्टूडेंट्स, चाहे चंडीगढ़ के लोकल स्टूडेंट्स थे, वो ले रहे थे कहीं ना कहीं से कोचिंग, बट स्टिल उन लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं थी। बहुत सारी बेसिक चीजें थी, जैसे जिसपे आज हम डिस्कशन भी करेंगे। आज मैं वही वाले क्वेश्चंस का ही आंसर देना चाहूंगी जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्कशन में प्रॉब्लम आ रही थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो बिल्कुल दोस्तों ਜਿਹੜੇ उस दिन बच्चों के साडे कोले सवाल भी सी, तो उन्हां बच्चों के सवालों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। तो उस दिन वाली प्रदीप सर जिस तरह स्टूडेंट वीज़ा अजकल बहुत ਜਿਹੜਾ है एक चल रहा, बच्चे हर एक यूथ की एक लालच है कि वो बच्चा विदेश के विच जावे। आस्ट्रेलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक हॉट डेस्टिनेशन कह दो, एक ड्रीम डेस्टिनेशन कह दो बच्चों के लिए। तो आस्ट्रेलिया का की सिनेरियो चल रहा है, आस्ट्रेलिया की पॉलिसीज चल रही ने बच्चों को वीज़ा देने के लिए? जी देखिए आज की डेट में स्टूडेंट्स के वीज़ाज आ भी रहे हैं और रिजेक्शंस भी आ रही हैं। देखिए स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटली की टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की होती है। तो आज की डेट में कुछ स्टूडेंट्स नॉन जीटी जा रहे हैं। नॉन जीटी का मतलब उसकी एकेडमिक ठीक नहीं है, उसके बाद गैप्स हैं, ठीक है, फंडिंग ठीक ठाक नहीं है। इस कारण से हाई कमीशन ने काफ़ी रिजेक्शन देनी शुरू कर दी हैं। तो अगर आप चाहो तो आप अपना वीज़ाज ले सकते हो, बट उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं कि आप एक जीटी क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा, आप नॉन जीटी से जीटी में आना पड़ेगा। तो जीटी की डेफिनेशन है जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ पहले देखती है, हाई कमीशन भी देखती है, यूनिवर्सिटीज भी देखती है। पहले यूनिवर्सिटीज देखती है, उसके बाद हाई कमीशन देखती है कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज उसका कोई गैप नहीं होना चाहिए। इफ दे हैव द गैप, उस गैप में रिलीवेंट बच्चे ने काम किया हो, मतलब जो काम किया उससे रिलेटेड फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहा हो, दैट इज इफ गैप देन दे शुड हैव द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। तीसरा आईएलटीएस स्कोर अच्छा होना चाहिए। जैसे डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के लिए जा रहे हैं तो 5.5 बैंड नो लेस देन 5, अगर डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 6 बैंड नो लेस देन 5.5, अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं 6.5 बैंड नो लेस देन 6, कुछ एक आध यूनिवर्सिटी 6 पे भी देती है। अगर इससे कम स्कोर है तो आपको एली कोर्स लग जाता है। तीसरा आपका फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। चौथी चीज आपके पास आपको रिसर्च होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन जो है उससे रिलेटेड वो आगे फर्दर किस कोर्स के लिए जा सकता है, इसको बोलते हैं रिलीवेंट कोर्स। जो उसकी यहाँ एजुकेशन है फर्दर उससे रिलेटेड वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। तीसरा चीज उसको अपने पास रिसर्च होनी चाहिए कि वाई पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया, वाई चूज
दिस कोर्स कंटेंट्स, उस कोर्स को करने के बाद उसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप्स की उसको जॉब मिलेंगी और उसको कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर इन सब चीजों से स्टूडेंट्स अवेयर है तो मोस्टली बच्चों के वीजा आ रहे हैं, ऐसी कोई डाउट ही नहीं है। मोस्टली वीजा मतलब कि वीजा सक्सेस रेट है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੁਣਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ कैपिटल लेटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ सर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पर आप जाते हैं, रीडिंग की एक बुकलेट आपको मिल जाती है और कहा जाता है ये रीडिंग कर लो। आपने रीडिंग करी, 3 पैराग्राफ्स पढ़े, 40 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। जैसे ही आपके कंप्लीट हुए वहां पर एक मैडम खड़े होते हैं या सर खड़े होते हैं और वो आपके आंसर्स को चेक करवा देते हैं। यही पैटर्न है, जनरल एक ट्रेंड है, ऐसे ही आइल्स करवाया जाता है। रोजाना आप क्लास में जाते हैं, रीडिंग करते हैं और आपके आंसर्स चेक करवा के आपको घर भेज दिया जाता है। जो बेसिक फंडाज हैं इसके बीच में वो बच्चों को अवेयर ही नहीं होते हैं, बच्चे उनको मालूम ही नहीं होता। यहाँ पर उसको करने के शॉर्टकट्स कैसे होने चाहिए, हर क्वेश्चन की डिस्कशन कैसे होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे आपने बहुत क्वेश्चन पूछा सिंपल सा, कैपिटल लेटर्स, ये बहुत सारे बच्चों के बीच में र्यूमर है कि मेरे नंबर नहीं आए, मेरे आंसर्स तो सब ठीक थे क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर्स नहीं लिखे। तो मैं फिर से बताना चाहूंगी कि इट इज कंप्लीटली अ र्यूमर, इट इज अ मिथ। ऐसा नहीं है। जो भी आपने आंसर लिखा है, चाहे आप कैपिटल लेटर्स में लिखो या स्मॉल लेटर्स में लिखो, लेकिन उसमें जो आपने फॉन्ट लिखा है दैट इज रीडेबल, मतलब समझ आना चाहिए कि आपने लिखा गया। उस आई और ई में कोई डिफरेंस होना चाहिए। फिर आपने छोटा लिखा है या बड़ा लिखा है या टॉगलिंग भी कर रखी है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। मतलब कि बच्चे ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਸ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਿੰग ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ गाइडेंस दे रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस आने जायज हैं, बिकॉज जब कोई पेपर देने जा रहा है तो उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए। आइल्स में 4 मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तीनों में, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग में इन्विजिलेटर्स होते हैं, आप एग्जामिनर को फेस ही नहीं करते हो। स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आप एग्जामिनर को फेस करते हो। तो हम एक एडवाइस देते हैं कि गुड है गो इन फॉर्मल्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंपल्शन है कि आप फॉर्मल्स में ही जाइए, बिकॉज आपके मार्क्स वहां पर जो मिलेंगे वो फिर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे मिलेंगे, ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पर और ना ही आपके ड्रेसिंग सेंस पर। तो ड्रेसिंग सेंस एक फॉर्मल होना चाहिए बिकॉज इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नंबर मिलने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के मिलने हैं, ना कि सिर्फ इसलिए। एक यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगी, अभी एक बच्चा आया भी था, हमने अपने ऑफिस में यही कहते हैं कि आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाइए, थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप फॉर्मल्स में जाते। एक बच्चा कहता है मैम आपने मुझे टाई लगा के भेज दिया, मेरे नंबर तो आए 5, दूसरा निक्कर पहन के कैपरी पहन के चला गया था, उसके आगे 7, तो मैं तो खुद अगली बार कैपरी पहन के जाऊंगा। एक फॉर्मल ड्रेस में जाना अच्छा लगता है, एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है, बट उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज कितना अच्छा है, बिकॉज जो टेस्ट हो रहा है वो ओवरऑल आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए हो रहा है, ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करने के लिए। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ करके बच्चे का वीजा सक्सेस रेट है 100% हो जाता? केड़े पॉइंट्स होंदे ने? अगेन सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात रिपीट की थी। अगर आप जीटी में आते हैं, जीटी मतलब जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, तो आपके वीजा सक्सेस रेट हाई रहेगा। लाइक उसमें अगेन वही आपकी एजुकेशन, आपका आईएलटीएस, गैप है तो देन शुड हैव द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, आपकी फंडिंग, आपके पेरेंट्स का इनकम रेशियो, लाइक उनकी सोर्स क्या है, वो कितना कमा रहे हैं, उनके पीछे से लाइक उनकी अर्निंग्स क्या है, प्लस वो आपके रिसर्च ऑस्ट्रेलिया को लेके पर्टिकुलर उस कोर्स को लेके, पर्टिकुलर्स आपको किस टाइप्स की जॉब मिलेगी वो कोर्स को करने के बाद, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर ये सारी चीजें मैच करती है तो बच्चों का वीजा आएगा। एम्बेसी खुली इसलिए कि वो बच्चों को वीजा दे। तो वीजा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਹੀ ਕੰसल्टेंट ਆਪਾਂ किस तरह पहचान सकते हैं? ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ही पहचानना पड़ेगा। अब बच्चे क्या होते हैं, शॉर्टकट की तरफ भागते हैं कि भाई इन्होंने थोड़ा सा टफ बताया तो मैं तो नहीं करूंगा इनसे, ये तो इजीली बता रहे हैं, या मैं तो मतलब सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया और उन्हें शॉर्टकट बता दिए, उससे वीजा आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये बिजनेस टोटली ट्रांसपेरेंट है। हाई कमीशन दिल्ली में बैठी है, वो सारी चीज जानती है, A to Z सारी चीजें जानती है। अगर स्टूडेंट्स का जीटी मैच करता है तो उसको वीजा लगेगा। और ये स्टूडेंट्स ने ही देखना है कि आपका भला कहाँ है और आपका नुकसान कहाँ पे है। ठीक है, उनका दिल जरूर जानता है कि भाई इस कंसल्टेंट से जेन्युइनिटी के साथ बताया है तो डेफिनेटली यहाँ एक ये शॉर्टकट नहीं है, इसका वीजा इसी तरीके से आएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरी कंप्लीट है तो उसको वीजा आएगा। तो बच्चे ने जानना है कि पर्टिकुलर इस कंसल्टेंट्स को कितना नॉलेज है, इसकी काउंसलर्स को कितना नॉलेज है, ये क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर है या नहीं है, दूसरा इसका पर्टिकुलर इस कंट्री को लेकिन नॉलेज कितना है कितना नहीं है। ये सारी चीजें बच्चों को याद रखनी चाहिए। अगर ये चीजें अगर वो याद रखता है तो डेफिनेटली वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा अपना, और डेफिनेटली वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। जी, मतलब कि चीज़ों का सारियां का ध्यान रखना जरूरी है। ही 5-7 चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੰਪੀ ਮੈਮ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ खास टिप्स बच्चों को दसो कि रीडिंग दे विच किहड़े पॉइंट्स नूं बच्चों को ध्यान रखना जरूरी हुंदा है? जैसे मैंने पहले भी अपने एपिसोड्स में बोला, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है जी। अभी भी हमारे पास जो वर्कशॉप हुआ उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम थी वो रीडिंग मॉड्यूल में ही थी। रीडिंग मॉड्यूल के लिए सबसे पहली चीज जो हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहते हैं दैट इज टाइम मैनेजमेंट जी। मैंने अभी बताया जो वो ट्रेंड है उसको छोड़ दो कि सिर्फ पैसेज पढ़े और बाद में आंसर्स चेक करें और खत्म काम। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सारे अक्सर सभी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ही होता है। तो आप प्लीज एक जेन्युइन, जैसे सर बोल रहे हैं जेन्युइन कंसल्टेंट, वैसे ही एक जेन्युइन इंस्टीट्यूट में भी जाइए जहां पर आपको क्वालिटी मिल रही है, जहां पर आपको टिप्स मिलते हैं, जहां पर आपको टेक्निक समझाई जाती हैं। जैसे अगर मैं रीडिंग के अपने टिप्स की बात करी तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटजीज आती हैं कि आपको ट्रू फॉल्स कैसे करने चाहिए, हेडिंग्स करने के लिए क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, या फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं तो क्या स्ट्रेटजी है। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको पहले ग्रामेटिकली चेक करो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो सब्जेक्ट मांग रहे हैं, वर्ब मांग रहे हैं या ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसी को फिल करो। और ये बेसिक सा फंडा है, अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो आपके सभी आंसर्स इजीली करेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि रिक्वायरमेंट क्या है, टिप्स की तरफ नहीं जाके वो सिर्फ सोचते हैं कि पूरा पैसेज पढ़ लो। 1 घंटे के अंदर 3 पैसेजेस पढ़ना और पढ़ के उनके आंसर्स देना, इट्स रियली टू टफ।
बेटर यही है कि आप शॉर्टकट्स में टिप्स लें, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो IELTS यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की स्ट्रैटेजीज हैं, उनको फॉलो करें और अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ IELTS ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀइंग ਦੀ क्यों जरूरत है? किताबों तो क्यों नहीं सीख सकता? तो ह्यूमन बीइंग दी क्यों जरूरी है? देखो सर, ऐसे तो आजकल नेट पर भी सब चीजें अवेलेबल है और मुझे लगता है आजकल के यूथ के पास, हर कैंडिडेट के पास एक ना एक स्मार्टफोन होता ही है, तो सब चीजें इंटरनेट पर भी अवेलेबल है और बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जब तक आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं, आपको एक टीचर नहीं मिलता, बिकॉज आपकी सक्सेस के लिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो मेंटर है वो, जैसे मैंने बताया कि राइटिंग है, 1 घंटे में 2 टॉपिक लिखने हैं, बट मेंटर आपको गाइड करता है कि आपको क्या करेक्ट वे में लिखना है। मार्क्स मिलने कैसे हैं? लिख तो कोई भी देगा सर। अभी मैं किसी को कहूँ एक बच्चे को यहाँ पर लिख दे तो वो कोई भी लिख देगा, बट उसमें ऐसी क्या चीज लिखे जिससे हमें बैंड स्कोर मिले, राइट स्पीकिंग में ऐसा क्या बोल के आए जिससे हमें अच्छा बैंड मिले जो हमारे को डिजायर कंट्री में पहुंचा दे। तो ये सब चीजें आपको एक मेंटर ही बता सकता है, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे, बुक्स पर भी पढ़ेंगे, तो आपको सिर्फ डिटेल नहीं मिलती है, एक ओवरव्यू मिलता है कि पेपर होता कैसे है। तो इसलिए एक मेंटर के पास जाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मेंटर खुद भी क्वालिफाइड होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जो ब्रिटिश काउंसिल के ट्रेंड फैकल्टीज हैं। तो अगर हम लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है और उसके बाद हम बताते हैं तो बहुत ईजी है। अदरवाइज तो इतना बड़ा गूगल के ऊपर इतनी सारी बुक्स हैं जिसको आप सारा स्टूडेंट सर्च नहीं कर सकता। तो कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि टीचर इज वर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ बुक्स। मिलियंस बुक्स पढ़ना और टीचर के साथ 1 घंटे बैठना एक बराबर होता है। तो बिल्कुल वही सेम कहावत यहाँ पर भी सूट होती है सर, कि आप कुछ भी करें एक टीचर के साथ बैठकर करें, और वो टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। मतलब एक गुरु बिना गत नहीं होंदी दोस्तों। जिस तरह एक प्रॉपर ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਮਾਰਕਿੰग करता है तो किन चीज़ों को ध्यान दे विच रखता है, भी राइटिंग दे विच किहड़ियां चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल सही बात है। अभी सर जितने लोग टीवी देख रहे होंगे, वो भी कैंडिडेट सुन रहे होंगे, तो उनसे भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी वो अपने मन में भी सोच सकते हैं कि रीडिंग में अगर उनको स्कोर चाहिए, लिसनिंग में उनको स्कोर चाहिए, तो उनको मालूम है कि 7 बैंड मींस 28 क्वेश्चन करेक्ट, बट राइटिंग में और स्पीकिंग के लिए क्या फार्मूला है, उसमें कितने क्वेश्चंस ठीक तो कितने आंसर्स। तो सेम फंडा है यहाँ पर भी कि रीडिंग और लिसनिंग में जैसे पैरामीटर्स फिक्स हैं, वैसे राइटिंग और स्पीकिंग में भी पैरामीटर्स फिक्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये अवेयरनेस नहीं है, और मुझे समझ भी नहीं आता कि क्यों इंस्टीट्यूट्स वाले भी इन चीजों से बच्चों को दूर रखते हैं। वो बच्चों को क्या कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। अरे भाई, सिर्फ इन 2 चीजों पे IELTS में नंबर नहीं मिलते हैं। यही रीजन है कि बच्चे बार बार पेपर देते हैं और कहते हैं कि सब में स्कोर आ जाता है, बस राइटिंग में स्कोर नहीं आता। तो राइटिंग की मार्किंग स्कीम जो है ना, उसमें 4 चीजों पे नंबर मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं ग्रामर पर। ग्रामर में भी दे विल चेक 2 थिंग्स। सबसे पहले रेंज होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जैसा सेंटेंस आपने बार बार लिखा है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस आते हैं और आपने पूरे पैसेज में सिंपल लिखे हैं, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आपको वैरायटी देना है वहां पे। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिखिए, कुछ डिफरेंट लिखिए, वैरायटी देंगे तभी नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा वोकैबुलरी के नंबर होते हैं सेकंड। आपकी वोकैबुलरी कैसी है? अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने पैरामीटर्स दिए हैं। अगर आपने एनफ वोकैबुलरी दी है, एनफ, तो आपको बैंड स्कोर मिलता है 7। अगर आपने लिखा है वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, तो आपको मिलता है 8 और 9। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, प्लीज इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही ध्यान दीजिए कि आपका बैंड स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकता है। और कंफ्यूजन में मत जाइए कि तुक्के से नंबर आते हैं किसी के और किसी के नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरे नंबर पर जो नंबर मिलते हैं वो हमारे को मिलते हैं यहाँ पर इन राइटिंग, पंक्चुएशन, ये सब चीजें काउंट होती हैं कोहेजन के अंदर, कि आपकी स्टोरी मेकिंग कैसी है। और 4th जो चीज के नंबर है, दैट इज टास्क रिस्पॉन्स। इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं फिर से एक मैसेज देना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को जाते हैं, प्लीज उसको ज्वाइन करने से पहले उसको एनालाइज जरूर करिए। सेम ऑफर मैं आज फिर से दे रही हूं कि कम टेक अ डेमो क्लास इन एनी ऑफ माय ऑफिस, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अंबाला, जो भी आपके नजदीक है, आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए।
एक बार फ्री डेमो क्लास लीजिए, डिफरेंस देखिए हमारे में और आप में क्या है किसी और इंस्टीट्यूट में, फिर आप एनालाइज कर पाएंगे, फिर आप जज कर पाएंगे कि विच ऑफ द इंस्टीट्यूट इज बेस्ट। क्योंकि सही गाइडेंस देना और उसके बाद सही ट्रैक पर चलने से ही आपकी सक्सेस मिलती है। गलत जगह पर जाकर तो आप गलत ही सीखेंगे, और ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वी मेक सक्सेस पॉसिबल। एक बार आप हमारे पास आइए, कोचिंग लीजिए, चाहे वो 7 बैंड्स इन 7 डे का कोर्स है, चाहे वो एक रेगुलर कोर्स है, दोनों कोर्सेज को करने से इक्वल बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपको एक डिफरेंस मिलेगा अदर इंस्टीट्यूट से। प्रदीप सर, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। न्यूजीलैंड में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 18 पॉलीटेक है और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ की जो एजुकेशन है वो लेवल में डिवाइड है, लेवल 5 से लेकर लेवल 10 तक है फॉर हायर एजुकेशन। जो बच्चे यहाँ पे 12th पास हैं वो लेवल 5 और लेवल 6 डिप्लोमा कर सकते हैं या बैचलर कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो यहाँ से, जो इंडिया में ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7, पीजी डिप्लोमा लेवल 8, मास्टर लेवल 9। और जो बच्चे मास्टर्स हैं इंडिया में प्लस उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो PhD भी कर सकते हैं। अब बात है विदाउट आइल्स और विद आइल्स। विदाउट आइल्स के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, अगर आपकी 12th CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड और चेन्नई बोर्ड से है और इंग्लिश में आपके 60% मार्क्स हैं, देन यू आर इक्विवेलेंट टू 5.5 बैंड। आप विदाउट आइल्स लेवल 5 और लेवल 6 में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में ग्रेजुएट हैं और इंग्लिश में आपके 12th में 65% मार्क्स हैं, देन यू कैन गो लेवल 7 विदाउट आइल्स। अगर आप ने 8वीं से लेके 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और स्कूल, जिस स्कूल से आपने 8वीं से 12वीं की है, वो लेटर हेड पे लिख के दे कि आपने 8वीं से 12वीं इंग्लिश मीडियम में की है, तो आप विदाउट आइल्स जा सकते हो। अदरवाइज आइल्स तो है ही कि जो बच्चे +2 पास है उनको 5.5 बैंड चाहिए, ग्रेजुएट बच्चों को लेवल 7 के लिए 6 बैंड, पीजी डिप्लोमा के लिए 6.5 और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड। 2 तरीके हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस से है और आज की डेट में एक IPP प्रोग्राम है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज और कुछ पॉलीटेक हैं। उसमें है क्या कि सारी की सारी फाइल पहले कॉलेज देखता है। अगर कॉलेज आपको नॉमिनेशन लेटर दे देता है तो ये IPP काउंट होता है, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर आपका वीजा फास्ट प्रोसेस हो जाता है और वीजा जल्दी लग जाता है। अदरवाइज वो नॉमिनेशन लेटर नहीं देता है तो आपका प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस से चलता है और उसमें भी आपके चांसेस हाई रहते हैं वीजा के। मतलब कि न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IPP ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ आइलेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे बैंड्स लेना चाहते हैं, उन्होंने की टिप्स देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी सभी स्टूडेंट से, उन कैंडिडेट से जो अपेयर हो रहे हैं, जिनका एग्जाम है और जो प्लान भी कर रहे हैं। इंग्लिश एक बहुत स्किल है, इट्स अ डीप स्किल। इसके लिए आपको एक्वायर करने के लिए स्किल को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और पढ़ेंगे आप तभी जब आपके पास एक अच्छा मेंटर होगा। इसलिए मैं फिर से सभी स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी, अपने पैसे कहीं फंसाने से बेटर है किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इतनी हाई हेफ्टी अमाउंट होती है जहां पर हमें फीस पे करना होता है। एक बार पहले असेस जरूर करें कि क्या वो इंस्टीट्यूट सही है, वहां पर आपको सब सीखने को मिलेगा। सिर्फ रीडिंग दे के बिठा देना या राइटिंग मैंने भी टॉपिक कह दिया और बैठ के कहा कि लिख दो और बाद में चेक कर दिया, उससे आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। आप जब तक उसकी बारीकियां नहीं समझोगे आइल्स की, आपका स्कोर नहीं आ सकता। तो बेटर है आप जब भी आपको टाइम मिले, कम फॉर द डेमो क्लास, अटेंड डेमो क्लास दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, और तब आप हमारे में और दूसरों में एक डिफरेंस एनालाइज कर पाएंगे और आपको एक सही जजमेंट भी हो पाएगी कि कौन बेस्ट है। सर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।